कर जयपुर को मिला 44वां स्थान। केंद्र सरकार ने बुधवार को जारी की रैंकिंग में जयपुर को मिले 2 स्टार कैटेगरी। आम जन तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाने के लिए भारत में मन की बात रथ यात्रा दूसरा चरण शुरू। राजस्थान में झुंझुनू से हुआ यात्रा का आगाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खरी खोटी। मैं हूं विकास पराशर। देश में लोकसभा चुनावों की घोषणा जल्द होने वाली है। जहां चुनाव तिथियों को लेकर चुनाव आयोग मंथन कर रहा है, वहीं राजनीतिक पार्टियां लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन कर रही हैं। राजस्थान की लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपनी नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी में वसुंधरा राजे को जहां लोकसभा का चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है, वहीं बीजेपी राजस्थान में कुछ रसूखदार नेताओं की घर वापसी की तैयारी भी कर रही है, जो विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण बागी होकर मैदान में उतर गए थे। दरअसल मिशन 25 को सफल करने के लिए पार्टी संगठन के बड़े नेताओं की सलाह पर इस बारे में बातचीत चल रही है। कांग्रेस पार्टी पिछले 1 महीने से लगातार लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन में लगी हुई है। पहले दिल्ली में 3 दिन तक लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गई, जिसके बाद जयपुर में भी बैठकों का दौर चला है, जिसमें सभी 25 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज खरी खोटी में चर्चा इसी पर। तो पूरे देश में भारत के मन की बात रथ के जरिए बीजेपी पार्टी केंद्र सरकार की योजनाओं को बता रही है। वहीं इस रथ में रखी गई सुझाव पेटिका से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। इस रथ यात्रा के दूसरे चरण का आगाज बुधवार को हुआ। राजस्थान के झुंझुनू में बीजेपी कार्यालय से रथ रवाना हुआ। इस रथ को बीजेपी नेता राजेंद्र भामू ने रवाना किया। आपको बता दें कि यह रथ झुंझुनू विधानसभा के दौरे पर रहने के बाद 11 मार्च तक हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगा और भारत के मन की बात बताएगा। इसके साथ ही आम जनता से सरकार के लिए सुझाव भी मांगे गए। तो पूरे देश में भारत के मन की बात रथ के जरिए बीजेपी पार्टी केंद्र सरकार की योजनाओं को बता रही है। वहीं इस रथ में रखी गई सुझाव पेटिकाओं से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। दरअसल हमने आपको जो भी अभी दोनों खबरें दिखाई हैं, उनका लबोलुबाब यह है कि पिछले दिनों जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हमने देखा, इलेक्शन कमीशन लगा रहा है, अलग अलग राज्यों का दौरा किया जा रहा है, उससे एक बात साफ है कि बहुत जल्द ही इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी जाएंगी, साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस जो दोनों पार्टियों का है वो शुरू हो जाता है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि चूंकि अभी तक ये चीजें साफ नहीं हो रही है कि कब तक ये होगा, और जाहिर तौर पर साफ भी नहीं हो जाती है जब तक कि चुनाव आयोग अपना निर्णय ना ले, तब तक दोनों ही पार्टियां अब चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री अलग अलग जगह जाकर, खासकर राजस्थान में भी कई हमने देखा, चुरू में दौरा हुआ है, इन दौरों में वो जाकर जनता को लुभा रहे हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने की बात करते नजर आ रहे हैं। यानी दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में है। सवाल ये हो रहा है अब कि जिनके बूते पर चुनाव लड़ा जाता है वो होता है उम्मीदवार। क्या उम्मीदवारों के सिलेक्शन का प्रोसेस दोनों पार्टियों का आंतरिक रूप से पूरा हो गया है? कम से कम अभी तक जो जानकारी दी जा रही है, दोनों ही पार्टियां इस पर काम जरूर कर रही हैं, और काम हम देख रहे हैं कि पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार जारी है। खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व ने जैसा भरोसा राजस्थान की बागडोर सौंपकर अशोक गहलोत पर जताया, उसके बाद से अशोक गहलोत काफी एक्टिव लोकसभा चुनाव के लिए भी नजर आए। हम आपको ये बता दें कि 25 सीटों पर जब बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में फतेह हासिल की थी, सुपड़ा साफ हुआ था कांग्रेस का, उसके बाद कहीं ना कहीं दबाव था। अब एक बार जब अशोक गहलोत को फिर जिम्मेदारी दी गई है, इस बार प्रदेश में खुद कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में उनसे उम्मीद बेहद ज्यादा है, और इस बात को अशोक गहलोत अच्छी तरह समझते हैं। कहीं ना कहीं वो दबाव, लेकिन अशोक गहलोत एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और मजे हुए व्यक्तित्व होने के कारण उनका राजनीति में
किस तरीके से वो पिछले दिनों पूरे एक एक सीट पर दौरा करके वहां से लोगों की राय, अपने कार्यकर्ताओं की राय ले रहे थे। उसके बाद कुछ नाम भेजे गए हैं और माना यह जा रहा है कि 8 तारीख को जो वॉर रूम में राहुल के साथ एआईसीसी में बैठक होगी, उसमें तमाम नामों पर मोहर लगेगी। उस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस पर भी चर्चा करेंगे, बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सबसे पहले आपसे तारुफ करा दें। इस पूरी चर्चा में जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ दीपक गोस्वामी रहेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है। साथ ही जयपुर से राजनीतिक विश्लेषक नरेश पवार जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ एडिटर समराय स्थान राजीव मालवीय जी भी रहेंगे। मालवीय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजीव जी का ही रुख करता हूं। राजीव जी, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जब आप चुनावी मोड में जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं टोन सेट होती है कि आने वाले चुनावों में किस तरीके की बयार चलने वाली है। हमने लोकसभा चुनाव 2014 में जो देखे थे उसमें मोदी बयार थी, मोदी लहर जिसे कहा गया था। इस बार वैसी लहर तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तैयारी आपको लग रहा है कि उस स्तर की है कि अगर अगले हफ्ते चुनाव आयोग डेट अनाउंस कर देता है तो आचार संहिता ऑटोमेटिकली लग जाएगी। उसके बाद दोनों इस स्तर पर हैं दोनों पार्टियां कि बहुत जल्द ही सिलेक्शन के बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दें। क्या कुछ चल रहा है राजनीति में आगे? दोनों पार्टी अपने स्तर पर जी जान से काम कर रही है, प्रत्याशियों की चयन में लगी हुई है। लेकिन यहाँ एक बात जो अहम है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस को अगर अलवर और अजमेर से बाहर निकलना होगा और इसमें प्रत्याशियों का चयन दोनों पार्टियों के लिए अहम रहेगा। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के लिए बागियों को साधना सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इसे पास करेगा वो केंद्र में आला कमान का लाडला बनकर रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है और दरअसल लब्बो लुबा भी है इस पूरी चर्चा का कि आखिर किस तरीके से आला कमान का लाडला बना जाए। लेकिन ये वैतरणी पार करना आसान नहीं है राजीव जी, और ये दोनों मजे हुए नेता हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है, ये भी देख रहे हैं हम। सबसे पहले मैं नरेश जी का रुख करूं, उससे पहले मैं पहले जाना चाहता हूं दीपक के पास। दीपक, बीजेपी की चर्चा है मैं पहले इसलिए करूंगा क्योंकि आला कमान जो अभी तक राजस्थान की थी वो दिल्ली में है केंद्रीय आला कमान के पास, केंद्रीय नेतृत्व के पास। तो बहुत कुछ पक रहा है और खबर तो यहां तक आ रही है कि विधानसभा में जो हार हुई है उसका बदला लेने के लिए वसुंधरा राजे को हो सकता है लोकसभा चुनाव में भी उतार दिया जाए। देखिए विकास, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब जो वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो दिल्ली पहुंच गई हैं। यानी कि पहले दिल्ली से कुछ कटाव था क्योंकि लगातार वो राजस्थान में रही, यहां पर पूरी उन्होंने राजनीति की, पूरी सरकार उन्होंने यहां पर चलाई। लेकिन अब उनकी जो अप्रोच है, जो पहुंच है, वो लगातार दिल्ली यानी कि केंद्र के यानी कि जो केंद्रीय संगठन है उसके पास तक उनकी पहुंच गई है। क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले वसुंधरा राजे थी उससे कहीं ज्यादा उनका जो स्कोप है वो बढ़ गया है। अब उनका पावर जो है वो और ज्यादा चलेगा। सिर्फ हार से मतलब नहीं होता है, आप विधानसभा के चुनाव हार गए वो एक अलग चीज है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से कितने उभर कर आए हैं वो एक अलग चीज है। अब क्योंकि वसुंधरा राजे ने जिस तरह विधानसभा की जो टिकट की दावेदारी हुई थी उसमें भी पूरी तरह से वसुंधरा राजे की चली थी, और अब क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूरे देश में 4 या 5 जो राज्य हैं उसमें उनको पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी कि उनका जो पावर है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, घटा नहीं है। तो उसके चलते जो भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत हुई, कल वो दिल्ली में थी वसुंधरा राजे सिंधिया, दिल्ली में उनके कुछ वरिष्ठ नेतृत्व जो है उनसे बातचीत हुई है। उन सबको लेकर जो टिकट का वितरण है, मैं आपको रोक रहा हूं लेकिन इसके दूसरे मायने में निकाले जाना है। जिस प्रभार को आप एडिशनल चार्ज कह रहे हैं, जिस प्रभार को आप ये कह रहे हैं कि और जिम्मेदारी दी गई है उनका कद देखते हुए, उसको दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है। वो एंगल ये है कि उनको राजस्थान से दूर कैसे ले जाया जाए, उसके लिए तो कहीं का प्रभार सौंपा जाएगा ना। अगर राजस्थान से वसुंधरा राजे को निकालना है तो किसी एक राज्य का प्रभार तो देना होगा। तो ये एक एडिशनल जिम्मेदारी दी जा रही है या एक सोची समझी रणनीति है केंद्रीय कमान की? नरेश जी का यहां रुख करना चाहूंगा। नरेश जी, क्या लगता नहीं कि देखिए विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उसके बाद केंद्रीय कमान खुश तो नहीं है, 25 सीट आ पाएंगी इसका भी संदेह जरूर होगा, भले ही वो मिशन 25 अपना नाम रख ले। सवाल यह है कि सब कुछ जो किया जा रहा है ये वसुंधरा को साथ लेकर किया जा रहा है, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमित शाह के दिल में वो टीस तो होगी कि आपने विधानसभा में हमारी बात सुनी नहीं और हमें अपेक्षित नतीजे भी नहीं मिले, अब लोकसभा में फिर कैसे पत्ते आपके ही सामने रख दे सारे?
देखिए विकास जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान के हर क्षेत्र के अंदर लोगों ने एक नारा दिया था, मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वसुंधरा राजे ने राजस्थान में मेहनत की और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 75 सीटें वो लेके आई है। वह बीजेपी की इतनी कोई करारी हार नहीं थी जो इससे पहले के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई थी। तो ये तो आला कमान, बीजेपी आला कमान जानता है कि जो सर्वे आ रहे थे राजस्थान की, उससे कहीं ज्यादा सीटें, यानी 75 के करीब सीटें लेके आई है। तो वो ये तो मानते हैं कि जादू तो है, क्योंकि इतनी करारी शिकस्त नहीं मान सकते हम राजस्थान में बीजेपी की। अब पहले ये था कि बीजेपी आला कमान वसुंधरा राजे को चुनावों से पहले ही दिल्ली लाना चाहती थी, क्योंकि सर्वे ऐसे आ रहे थे कि इसकी बहुत बुरी शिकस्त मिलेगी बीजेपी को। लेकिन परिस्थितियां क्या हुई और वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया राजस्थान के अंदर और 75 सीटें लेके आई। अब आपने मुझे अच्छी बात बताई कि वाकई में अब राजस्थान की राजनीति से निकाल करके इनको केंद्र की राजनीति में लाना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से बीजेपी आला कमान शुरू से ही इस कोशिश में था कि वसुंधरा जी को राजस्थान के अंदर दूसरा सीएम प्रोजेक्ट किया जाए और वसुंधरा जी को केंद्र में लेके आए ताकि राजस्थान में बीजेपी आ सके। हो नहीं पाया, बीजेपी हारी, लेकिन इतनी शिकस्त नहीं थी। हाँ, निश्चित रूप से आला कमान अभी चाहता है कि वसुंधरा नरेश जी किस तरीके से ये जो शिकस्त नहीं थी कहा जाए, आप ये बताइए। 163 सीटें आप लाते, प्रचंड बहुमत 200 में से, और फिर आप 75 पर रह जाते हैं। ये करारी नहीं तो कैसी मुलायम शिकस्त थी? मेरी तो समझ से परे है ये बात। मैं बताऊंगा आपको, जैसे कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस में 100 सीटें लेके आई है, 100 सीटें कांग्रेस लेके आई है। 75, यानी इससे पहले के चुनावों के बारे में बताऊंगा आपको कि कांग्रेस की कितनी बुरी हार हुई थी 2008 के चुनावों के अंदर जी, 2013 के चुनावों के अंदर। तो उस वक्त बहुत बुरी स्थिति में थी कांग्रेस। अब के बीजेपी ने, जबकि इतने काफी सर्वे जो आ रहे थे वो 50 सीटों से ऊपर भी बीजेपी को नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा, ये बात माननी होगी। 21 से अगर 100 पर आए तो लगभग 5 गुना सीट किए हैं। मालवीय जी कुछ कहना चाहते हैं? जी राजीव जी। देखिए, मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। वसुंधरा राजे सिंधिया को, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात चल रही है और हमारे दोनों मेहमान भी बोल रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि बीजेपी में कुछ नेताओं की घर वापसी की भी तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण बागी होकर मैदान में उतर गए थे। मिशन 25 को सफल करने के लिए पार्टी संगठन के बड़े नेताओं के राजीव जी इस बारे में बातचीत चल रही है। इसलिए जा रहा है ना, देखिए घर वापसी किन की हो रही है? जो वसुंधरा से राजी नहीं थे और वसुंधरा के कहने पर उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो महत्वपूर्ण नेता थे। आप उन नेताओं को कैसे दरकिनार कर सकते हैं जिन्होंने पहले सीटें आपके लिए निकाली हैं, और अगर उनके वसुंधरा से संबंध ठीक नहीं थे तो उनको विधानसभा चुनाव में तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए वो बागी हुए। शायद ये जो कहानी पूरी चल रही है कि घर वापसी होगी, जैसा कि आपने भी कहा, आपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ बड़े नेताओं की घर वापसी होगी, तो ये तो केंद्रीय कमान के लिए मजबूरी, और केंद्रीय कमान करेगा क्या? अगर गणित बदलना है जो अभी बना हुआ है तो उसे अपने पक्ष में कुछ खोए हुए अपने सिपह सालार वापस लाने होंगे, और अगर सिपह सालार वापस लाने हैं तो उस मुखिया को जिसकी वजह से वो पार्टी से छिटक गए, सबसे पहले उसे अपने खेमे से बाहर भेजना होगा। यहां दीपक का रुख करूंगा। दीपक, घर वापसी कुछ नेताओं की तय है, घनश्याम तिवारी जी का नाम क्या उसमें पहला माना जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार जो है कोशिश की जा सकती है, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, केंद्रीय संगठन की तरफ से, कि वो बीजेपी में आए और बीजेपी से चुनाव लड़ें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लगातार उनकी जो अशोक गहलोत से जो बातचीत चल रही है, लगातार अभी कुछ दिनों पहले भी उनके अशोक गहलोत से लगातार, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनके निवास पर उनकी बातचीत हुई है। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस से घनश्याम तिवारी को टिकट मिले। रही जो हम वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा विकास कि राजस्थान में कोई दूसरा ऐसा अभी चेहरा नहीं है जो वसुंधरा राजे के बराबर आकर खड़ा हो। और जो केंद्रीय संगठन ने कोशिश की थी विधानसभा चुनाव से पहले कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर आए और यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए, तो वो पूरी तरह से जो पूरी उनकी प्लानिंग थी केंद्रीय संगठन की, वो वसुंधरा राजे सिंधिया ने फेल कर दी।
और उनको नहीं आने दिया। तो आज की तारीख में भी अगर हम ये माने कि लोकसभा का चुनाव अगर लड़ना है तो वसुंधरा राजे को आगे रखकर मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूं पार्टी को रखना। मेरा ये सवाल है, मेरा अब ये सवाल है आपसे कि चलिए जो व्यूह रचना केंद्रीय नेतृत्व ने या कहीं अमित शाह ने रची थी वसुंधरा राजे के लिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत को लाएं, वो तो उन्होंने तोड़ दी, लेकिन अब कौन सा नया अभिमन्यु तलाशेंगे वो? क्योंकि क्या आपको लग रहा है कि अभी के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कटारिया जी इतने बड़े नेता हैं कि वो रिप्लेस कर पाएंगे? क्योंकि उनके पास सेकंड इन कमांड देखें तो वसुंधरा ने कोई रहने नहीं दिए ना पिछले दिनों से। वही हम चर्चा कर रहे हैं। वसुंधरा राजे ने किसी दूसरे चेहरे को आगे नहीं आने दिया, इसलिए जो राष्ट्रीय संगठन है बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन की मजबूरी है ये कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया को ही आगे लाएगी, क्योंकि उसके लिए एक डिसीजन मेकर भी चाहिए होता है। किसी भी बड़ी संस्था को या किसी बड़ी पार्टी को चलाने के लिए डिसीजन मेकर चाहिए होता है, जो कि माना कि जो गुलाब चंद कटारिया वो काफी वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर हैं, लेकिन एक डिसीजन सेल्फ डिसीजन लेना अभी भी उनके उसमें नहीं है कि वो किसी भी सेल्फ डिसीजन में आ सके या वो अपनी बात को केंद्रीय संगठन के आगे रख सके पूरी तरह से। बिल्कुल, मैं चाहूंगा, मैं नरेश जी का यहां रुक करना चाहूंगा। नरेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो दीपक जी ने कही है, मैं दरअसल यहां एक याद दिलाना चाहूंगा कि अभी जो प्रेस से सम्मुख हुए थे अशोक गहलोत, मुलाकात उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से की थी, तो उन्होंने एक छोटा सा इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस का वो सिपाही जो लगातार बचपन से आरएसएस के साथ रहा है, आज वो नरेंद्र मोदी और राज्य में जो बीजेपी के आला नेता हैं उनकी पोल पट्टी खोलते नजर आ रहे हैं। अब ये इशारा अगर मैं दीपक की बात मानूं कि मुलाकात हुई अशोक गहलोत से, तो मुझे घनश्याम तिवारी की ओर जाता नजर आता है, क्योंकि वो संघ के बेहद करीबी नेता रहे हैं और अब वो क्रिटिसाइज करते रहे हैं और वो लगातार ये कहते रहे हैं कि मुझे बैर है अगर किसी से तो वसुंधरा राजे से है, बीजेपी से नहीं। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में मजबूरी होगी बीजेपी की, और अगर ऐसा है तो प्रत्याशियों के सिलेक्शन में भी फिर उनकी चलेगी? विकास जी, मैं बताना चाहूंगा कि घनश्याम तिवारी जी का आपने जिक्र किया, अशोक गहलोत जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उनका इशारा घनश्याम तिवारी की तरफ ही था, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए और सभी को यह उम्मीद थी कि सांतानेर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय लड़ रहे घनश्याम तिवारी बहुत अधिक वोटों से जीतेंगे अपनी पार्टी से, लेकिन उनकी स्थिति क्या हुई, उन्होंने किसी खुद की पार्टी बनाई थी, वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए और पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, सब हार गए और खुद भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। यदि घनश्याम तिवारी हार जाते थे, अच्छे वोट भी लेके आते, तो आज बीजेपी और कांग्रेस उनकी खुशामद करती, लेकिन वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। घनश्याम तिवारी को खुद को खुशामद करनी पड़ रही है कांग्रेस से, कांग्रेस उससे कोई खुशामद नहीं कर रही है। रहा जहां तक सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी भी जानती है कि बीजेपी के वोटरों ने घनश्याम तिवारी को कोई वोट नहीं दिया, वो अपनी जमानत नहीं जब्त कर पाए। आज ना कांग्रेस को उनकी इतनी जरूरत है और ना बीजेपी को उनकी इतनी जरूरत है। जरूरत है तो घनश्याम तिवारी को खुद अपनी खुशामद, खुद अपनी कोशिश वो कर रहा है। इसीलिए वो मुख्यमंत्री के पास जाके मिल के आ रहे हैं, 2-3 बार जा चुके हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए भी। दीपक, बहुत महत्वपूर्ण इनपुट आपने दिया। ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि राजनीति में अगर हम देखें तो कांग्रेस का पलड़ा क्या इस समय भारी नजर आ रहा है। सवाल ये भी है कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है राज्य की, तो उसको लोकसभा चुनावों में फायदा होता है। यहां मैं राजीव मालवीय जी का रुख करूंगा। राजीव जी, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है राज्य की, उसे लोकसभा चुनाव में फायदा होता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। देखिए, पीछे हमने देखा जब बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी ने 25 की 25 सीटों पर सुपड़ा साफ किया। आपको इस बार एक्सपेक्टेशन क्या लग रही है कि आखिर एक्सपेक्टेशन कहां सेट की जा रही है, कहां तक उम्मीद की जा रही है अशोक गहलोत से? क्या वो 25 में से 15 लाएं तो लगता है आपको लाड़ले हो जाएंगे आलाकमान के, जैसे आपने कहा, या 25 की 25 लानी पड़ेंगी, जो कि बड़ा मुश्किल टास्क लग रहा है? विकास, देखिए, चयन प्रक्रिया जो चल रही है बहुत ही कड़े तरीके से और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हो रहा है। दोनों पार्टी ये देख रही है कि भाई हमें जो उम्मीदवार उतारना है वो जीते, मुझे जिताऊ उम्मीदवार उतारना है, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। कहीं भी इनके पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस को 2 से 10 करनी है, 15 करनी है, तो उनको अच्छे उम्मीदवार उतारने ही होंगे। जातीय समीकरण को भी देखना होगा,
उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है ये भी देखना होगा। उसी तरह बीजेपी भी देख रही है, तो ये मंथन चल रहा है और फाइनल जो भी। लेकिन राजीव जी, जब जिताऊ उम्मीदवार की बात की जाती है तो परिभाषा ही अलग हो जाती है ना। फिर उसके कैरेक्टर और उसके पीछे उसने कितने आरोप उस पर लगे हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो सब बातें गौण हो जाती है, छोटी हो जाती है। दीपक का रुख करूंगा। दीपक जी, जो विषय हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, हम वसुंधरा राजे का जिक्र कर रहे थे। अगर हम बीजेपी का पूरा अगर हम देखें प्रोसेस को, तो जो नाम देने की प्रक्रिया है वो राज्य के स्तर पर होती है। तो इस बार निश्चित रूप से अगर वसुंधरा राजे प्रतिनिधित्व कर रही है तो अंततः जो लिस्ट छनकर केंद्रीय कमान तक जाएगी वो उन्हीं के द्वारा जाएगी, इसमें भी कोई संदेह है क्या? अभी नहीं, ऐसा कोई संदेह नहीं है। मैं यही आपको विकास जी बताना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे जो एडिटर हैं मालवी जी, उन्होंने कहा कि बहुत तैयारी के साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है अपने प्रत्याशियों को लेकर पूरे ईमानदारी से काम कर रही है और वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बेहतर प्रत्याशियों की जो टीम है वो लेकर आएगी। और ये आप विकास मान के चलिए कि राजस्थान में हालांकि दूसरे और भी नेता हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जो है उनका एक अलग ऑरा है और उसको केंद्रीय संगठन भी मानता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र का संगठन जो है, जिस तरह नरेंद्र मोदी जो अभी 2 बार लगातार एक सप्ताह में 2 बार यहां सभा करके गए, उनकी भी यहां के जो लोग हैं संगठन के, उनसे बातचीत हुई थी। बीच में अमित शाह जो है वो भी आकर गए थे और वो भी समय समय पर पूरा फीडबैक जो है वो लेते रहते हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे लेते रहते हैं और दूसरे जो संभाग स्तर पर जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी, उनसे भी चर्चा करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया की ही चलेगी, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो भी पूरी तरह से उनसे बातचीत करके, उनके बारे में पता करके और एक अच्छी टीम जो है वो गठित करके प्रत्याशियों को उतारेगी। क्योंकि उनको जो 25 का जो आंकड़ा है वो उनको वापस से छूना है, क्योंकि अगर वो वापस से डाउन जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो केंद्र में सरकार बनती है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस को निश्चित रूप से यहां पर संभल कर चलना पड़ेगा। संभल कर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब विधानसभा के जो टिकटें वितरित हुई थी उसके बाद सारी टिकट फाइनल होने के बाद लास्ट मोमेंट में भी अगर किसी प्रत्याशी के समर्थक सड़कों पे उतर गए हैं, वो गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, सड़कों पे टायर जला रहे हैं, तो उसके बाद आला कमान जो उसमें परिवर्तन कर देता है। तो फिर जो इतनी 1 महीने से जो मशक्कत चल रही है, अलग बूथ स्तर से लेके और स्क्रीनिंग कमेटी की जो मशक्कत चल रही है, वो सारी की सारी बेकार जाती है। तो इसका मतलब आपने जो मेहनत की है वो बेकार गई है। क्या मैं दरअसल इसी पर सवाल रखना चाहता हूं दीपक, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, यहां मैं नरेश जी का रुख करना चाहूंगा। पवार साहब, ये जो बात दीपक ने की बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक जी ने कहा कि कांग्रेस पर ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं यहां यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब टिकटों के बंटवारे के लिए सूची मांगी जा रही थी तो राहुल के पास जो सूची आई थी उससे पहली बार में वो इतने नाखुश हुए थे कि कुछ पदाधिकारियों को ही चलता कर दिया था, क्योंकि उन्होंने 4-4, 3-3, 2-2 नाम मांगे थे और अपेक्षित सीटों पर अगर देखा जाए तो हर सीट पर उनके द्वारा जो अपेक्षा की जा रही थी उस तरह से नाम ही प्रस्तुत नहीं किए। लेकिन इस बार एक ऐसे नेता हैं राजस्थान के जिनके हम देख रहे हैं कि सब कुछ देखरेख में हो रहा है, वो है अशोक गहलोत। शायद इस बार वैसी गलती ना हो, तो कहीं तो पलड़ा भारी तो कहीं नीचे दिखाई देता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि कांग्रेस के टिकट वितरण में शायद आसानी रहे, क्योंकि अब देख रहे हैं सरकार भी उनकी है, देने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता है, अगर बागी कोई बनता है तो उसको समझाने के लिए। विकास, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए हैं, कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस के अंदर इतना विरोधाभास नहीं होगा जितना बीजेपी में होगा। कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये दोनों मिलकर के एक राय करके कैंडिडेट जो करे भेजेंगे, मैं समझता हूं कि वहां पर उसको मान लिया जाएगा। पिछली बार भी नरेश जी यही हुआ था, उसके बाद भी टिकट बदले हैं ना कई जगह। देखिए, मैं बताऊं, पिछली बार की स्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस की हिंदुस्तान के अंदर सरकारें बहुत कम थी, तो राहुल गांधी फूंक फूंक के कदम रख रहे थे कि क्या पता ये जीत सकता है नहीं जीत सकता। लेकिन इस बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, दोनों के बारे में कहा गया था कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो यहां की जनता ने निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट दिया और यहां सरकार बनी। अब राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की लोकप्रियता पहले भी थी, आज भी है, सचिन पायलट की भी है। मैं समझता हूं शायद अशोक गहलोत और सचिन पायलट और जो अन्य वरिष्ठ नेता है, यदि वो सब एक मत होकर के अगर लिस्ट वहां भेजते हैं तो मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी उस पर कोई शक करेंगे। हां,
कांग्रेस ने कुछ पॉलिसियां बनाई है। पॉलिसियां क्या बनाई है कि जो विधायक हारे हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, जो विधायक जीते हैं उनको भी लोकसभा का चुनाव टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन विकास जी, मैं बताना चाहूंगा कि राजनीति में सब जायज है। कई बार जो आप पॉलिसियां बनाते हो उस पॉलिसी को बदलना भी पड़ता है, परिस्थिति के हिसाब से आपको रणनीति बदलनी पड़ती है। यदि कोई जिताऊ कैंडिडेट आता है तो उसको टिकट देना पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि 2-4 सीटों को लेकर के बनाई पॉलिसी वो प्रेस वार्ता करके राहुल गांधी फाड़ सकते हैं, तो फिर पॉलिसी पर वो कैसे रुकेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार की जब बात की जाती है तो फिर तो ये तमाम परिभाषाएं छोटी हो जाती हैं। दीपक जी, गलत कह रहा हूं क्या? अगर आप जिताऊ कैंडिडेट की बात करते हैं तो ये तमाम परिभाषाएं, ये तमाम जो राइडर्स लगाए जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के समय, वो सब दरकिनार कर दिए जाते हैं। क्योंकि पैराशूट के उम्मीदवार भी तो आते हैं, वो तो इन किन्हीं परिभाषाओं में फिट नहीं बैठेंगे। निश्चित तौर से विकास आपका कहना सही है, क्योंकि जिताऊ जो भी उम्मीदवार है, जो भी प्रत्याशी है, उसको लास्ट मोमेंट में भी परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि आखिरी जो एक लक्ष्य होता है वो होता है जीत का। यानी कि कोई भी, और बहुत से ऐसे भी प्रत्याशी आते हैं जिनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन फिर भी उनको, जैसा कि आपने खुद ने पहले कहा था कि वो सारे गौण हो जाते हैं। लेकिन एक प्रत्याशी जो है वो जिताऊ चाहिए। लेकिन पार्टियों को यह भी देखना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड किस तरह का है, और सिर्फ जिताऊ प्रत्याशी ही हो, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इसकी सारी चीजें गौण करना भी अपने आप में एक ठीक नहीं माना जा सकता है हमारे समाज के लिए और देश के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी चलिए, जो जीतकर प्रत्याशी आते हैं उनको तो है ही, लेकिन आपके जो बागी उम्मीदवार हैं, जो आपके खिलाफत में खड़े हुए हैं, आपके परिवार में 20, 25, 30 साल तक उन्होंने काम किया है, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान निश्चित रूप से दे सकते हैं। तो पहले तो पार्टियों को उन बागी उम्मीदवारों को मनाना चाहिए, और उसके बाद अपनी एक नई टीम जो है वो सामने लेकर आनी चाहिए, जिससे कि आपका जो दावा है वो मजबूत हो सके। और जब यहां की 25 सीटें मजबूत होंगी, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, तो आपकी केंद्र सरकार भी मजबूत होगी। जी विकास। बिल्कुल, राजीव मालवीय जी का रुख करूंगा। राजीव जी, बहुत संक्षेप में, समय की बहुत कमी है। वॉर रूम में होने क्या वाला है? राहुल गांधी 8 तारीख को पहुंचेंगे, एक लिस्ट उनके सामने होगी। आपको लग रहा है कि इस लिस्ट में दोनों की सहमति से नाम गए होंगे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का अगर जिक्र किया जाए, या आपको लगता है कि अशोक गहलोत की लिस्ट होगी, सचिन पायलट की नहीं होगी? विकास, दोनों की सहमति से लिस्ट बनी होगी और बनी भी है। अब उसमें फाइनल जो करना है वो राहुल गांधी को करना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दोनों की आम सहमति बनी है और तभी वो फाइनल होगा। लेकिन मैं यहां पर एक बात और भी कहना चाहता हूं कि कुछ सीटें ऐसी हैं, चाहे बीजेपी कांग्रेस में हो, आपको वो सीट देनी ही देनी है। आप क्या मुख्यमंत्री के बेटे दुष्यंत को नहीं देंगे लोकसभा की सीट? सीपी जोशी को नहीं देंगे आप? जयपुर ग्रामीण से राजवर्धन राठौर को नहीं देंगे आप? तो ये तो सीटें पक्की है, ये चाहते हैं। कोई मोदी का चहेता है, कोई मुख्यमंत्री का बेटा है, कोई अमित शाह का चहेता है। उसी तरह बीजेपी में कुछ सीटें इस तरह से होंगी। लेकिन इस बार राहुल गांधी पे सभी को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से रिजल्ट उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिया है, वो लोकसभा में भी शायद उसी तरह से दोहरा पाए। चलिए, जिन घोड़ों पर वो अपना पूरा दाव लगाए हुए हैं, वो कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं और कितना रिजल्ट दे पाएंगे, ये तो अब लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे तब सामने आएगा। लेकिन यहां ये बात तय है कि दोनों पार्टियों की, जैसा आपने जिक्र किया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, सीपी जोशी जो कि पहला विधानसभा में भी चुनाव हार गए थे और अब पीछे हमने देखा चुनाव जीते, अब तो वो हमने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष भी बने हैं। तो ऐसे में उनको शायद लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, इस पर संदेह रहे। लेकिन देखना होगा, जब लिस्ट सामने आएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल दोनों पार्टियां पूरे चुनावी मोड में हैं। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के बड़े नेता भी लगातार दौरे कर रहे हैं। आने वाले दिनों में किस ओर राजनीति जाएगी, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। खरी खोटी में हम इस पर चर्चा करते भी रहेंगे। पहले अपने तमाम विशेष मेहमानों का यहां धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप पहुंचे स्टूडियो। नरेश पवार जी, स्टूडियो पहुंचने के लिए आपका भी धन्यवाद। और राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ यहां नोएडा स्टूडियो में रहने के लिए। तो खरी खोटी में आज के लिए इतना ही। लेकिन हम आपको बता दें कि 8 तारीख को जब राहुल गांधी वॉर रूम में अपने प्रदेश के बड़े नेताओं के द्वारा तैयार की गई लिस्ट पर नजर डालेंगे, तो आखिर किन नामों पर सहमति बनेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। ताजा अपडेट आपको उस दिन जरूर देंगे। खरी खोटी में आज के लिए इतना ही। जहां सपने
की राह चलती है, जिसको अंत्योदय बीपीएल और स्टेट बीपीएल के 1,74,00,000 लाभार्थियों को जो गेहूं 2 रुपए प्रति किलो मिलता था, अब वही गेहूं मिलेगा सिर्फ 1 रुपए प्रति किलो की दर से।